हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन ऑफ डाटा। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे दिस वीडियो, जो कि आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है जो कि रिलेटेड है एक ड्रिंकिंग हैबिट से, या फिर यूं कहें तो शराब पीने की जो आदत है। तो एक व्यक्ति को शराब पीने की आदत जो है वो क्या है, क्या वो उसका गुण है, क्या वो एक तरह से खंडित चर है या डिस्क्रीट वेरिएबल है, या वो एक चर है यानी एक वेरिएबल है, क्या है। अच्छा, एक आदमी को शराब पीने की आदत है, क्या है, आदत है, हैबिट है। अब वो जो हैबिट है, क्या हैबिट बदलता है? नहीं, हैबिट कभी नहीं बदलता है। आदत जो है वो नहीं बदलता है। आदत रेगुलर होता है तभी तो जाके वो आदत बनता है, तभी तो जाके वो हैबिट बनता है, जो कि वो रेगुलर हो रहा है। क्या हो रहा है? रेगुलर हो जाता है। और जब कोई भी चीज रेगुलर हो जाता है, कोई भी चीज जब रेगुलर हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो आपका बन जाता है एट्रीब्यूट, या फिर वो चीज आपका बन जाता है गुण। ठीक है। अब आप संस्कारी हो, संस्कारी होना क्या है? गुण है। डिसिप्लिन होना क्या है? गुण है। ठीक है। तो संस्कारी या डिसिप्लिन या शिष्टाचार में रहने का मतलब क्या है कि आपका वो गुण है कि आप शिष्टाचारी हो या संस्कारी हो या फिर डिसिप्लिन हो। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो चीज आप रेगुलर कर रहे हो। अगर रेगुलर नहीं कहोगे तो क्या कहेगा, अरे भाई आज सूरज किस दिशा से निकला है। ठीक है, लोग यही कहेंगे। जैसे मानते हैं किसी बंदे को आप कोई आपसे सीनियर है, कोई आपसे बुजुर्ग है, और उसको जाके आप पैर छूते हो। कभी नहीं छूते हो लेकिन आज छू रहे हो, हमेशा उसको अनाप शनाप बकते हो और आज जाके उसका पैर छू रहे हो। तो भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज सूरज अलग ही दिशा से निकला है। आज सूर्य अलग ही दिशा से निकला है, क्योंकि भाई आप उसका कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, लेकिन आज पहली बार रिस्पेक्ट करो तो अभी क्या हो जाएगा? चौंक जाएगा। लेकिन क्या वो आपका गुण हो जाएगा? नहीं। वो आपने 100 या फिर 365 दिन में एक दिन किया। हो सकता है वो आपका जन्म दिवस ही क्यों ना हो सकता है जन्मदिन हो आपका। लेकिन वो एक पार्टिकुलर डेट होगा जिस पार्टिकुलर डेट पर आप क्या करोगे? उसको पैर छूओगे या उसका पैर छूओगे। क्यों? क्या वो उसका गुण है? नहीं, वो उसका गुण नहीं है, वो उसका एट्रीब्यूट नहीं है। उसका एट्रीब्यूट क्या है? उसका एट्रीब्यूट है गैर संस्कारी। ठीक है, एकदम स्लैंगिस्ट रहना, ये उसका गुण है। ये उसका क्या है? गुण है, या फिर ये उसकी एट्रीब्यूट है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि एक शराबी व्यक्ति का शराबी होना ये उसका गुण है या उसका एट्रीब्यूट है। अगला प्रश्न क्या दिया, ध्यान दीजिएगा। एक विद्यार्थी की राष्ट्रीयता क्या है? एक विद्यार्थी की क्या राष्ट्रीयता है? ऑप्शंस दिए हैं। क्या ये गुण है? एक व्यक्ति की जो नेशनैलिटी है या एक पर्सन की जो नेशनैलिटी है, क्या उसकी वो गुण है? तो एट्रीब्यूट का मैंने बताया है, जो एक दिन नहीं होता है। क्या आप एक दिन भारतीय बनते हो 15 अगस्त को या 26 जनवरी को? नहीं, आप हर एक दिन भारतीय हो। आप हर एक दिन भारतीय हो, आप हर एक दिन इंडियन हो। ठीक है। एक दिन भारतीय नहीं ना बनते हो। तो किसी भी व्यक्ति की जो नेशनैलिटी है वो उसका गुण होता है। तो एट्रीब्यूट का यही चीज है कि एट्रीब्यूट कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो ये भी एक तरह का एट्रीब्यूट है या एक गुण है। अगला ऑप्शन एक खंडित चर है। अब देखिए इसमें दिया है, अगला प्रश्न कर रहे हैं। अगला जो ऑप्शन दिया है डिस्क्रीट वेरिएबल दिया है, फिर या खंडित चर। अगला दिया है कॉन्टिन्यूस या सतत चर, या ए या बी। अब ये डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जो है, इसको अधिकतर लोग एक जैसा मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में अंतर है। खंडित चर और सतत चर, इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कि जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है या जो खंडित चर होता है, इसको हम लोग गिनते हैं, लेकिन इस सतत चर को या कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल को गिनते नहीं, मेजर करते हैं। अब गिनना और मेजर करने में क्या अंतर है? जब हम लोग किसी चीज को मापते हैं तो उसमें एक हम लोग उसकी इकाई देते हैं, लेकिन जब हम लोग किसी चीज को गिनते हैं तो उसकी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, या उसके साथ कोई इकाई नहीं होती है। जैसे आपके क्लास में कितने बच्चे हैं या फिर आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो आप क्या बोलोगे? 4। लेकिन मैं बोलूं कि आपके
घर में कितना किलो आटा है या कितना किलो गेहूं या फिर कितना किलो चावल है, तो आप क्या बोलोगे? 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, जितना भी आपके घर में हो, आप ये चीज बोलोगे। तो जो आप किलो में बोले, केजी में बोले, वो क्या था आपका? वो बेसिकली आपका कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल था। और जो आपने कहा ना 4 लोग हैं, वो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि आपके परिवार में जितने कितने लोग हैं, ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। आपके घर में या फिर आप हर एक हफ्ते कितना किलो राशन लेते हो, ये आपका डिस्क्रीट नहीं बल्कि कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, या सततचर है। समझ में आ गया? कोई डाउट? चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि एक सामूहिकृत आवृत्ति वितरण या एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या क्या चीजें लेते हैं। पहला दिया है अंतराल या क्लास इंटरवल, दूसरा दिया है वर्ग सीमाएं या क्लास लिमिट, तीसरा दिया है बोथ ए एंड बी, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उस दौरान हम लोग क्या करते हैं? उस दौरान हम लोग दोनों चीज लेते हैं, क्लास इंटरवल भी लेते हैं और क्लास लिमिट भी लेते हैं, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी, या दोनों, ए और बी। ठीक है, अगला प्रश्न। मिलान चिन्ह क्या निर्धारित करता है? या टेली मार्क्स डिटरमाइंस व्हाट? ऑप्शन देखिए क्या दिया है। पहला ऑप्शन क्या दिया है? पहला ऑप्शन दिया है वर्ग चौड़ाई या क्लास विड्थ। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? वर्ग परिसीमा या क्लास इंटरवल। तीसरा क्या दिया है? वर्ग सीमा या क्लास लिमिट। और अंतिम ऑप्शन है वर्ग आवृत्ति या क्लास फ्रीक्वेंसी। तो अगर एक एक ऑप्शन पे एनालाइज करें तो टैली मार्क्स क्या डिटरमाइन करता होगा? टैली मार्क्स, चूंकि इसका नाम है मिलान चिन्ह, तो ये किसको डिटरमाइन करता होगा? क्या ये परिसीमा को डिटरमाइन करता होगा? क्या ये चौड़ाई को डिटरमाइन करता होगा? क्या ये सीमा या लिमिट को डिसाइड करता होगा? या फिर ये फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करता होगा? तो सबसे पहले आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज कितने बार फॉल कर रहा है। तो ये फॉल करने से किसका कोई संबंध नहीं है, तो ये होगा नहीं। अच्छा, सीमा यानी कि वर्ग लिमिट, वर्ग लिमिट कर रहे हैं, क्लास लिमिट। क्या क्लास लिमिट से इसका कोई लेना देना है? ये भी नहीं है। टैली मार्क ये भी डिटरमाइन नहीं करता है। क्लास इंटरवल दौरान, कोई भी चीज किसके दौरान, ये भी नहीं होता। ये किसको? साइज को बताता है, यानी कि वर्ग की चौड़ाई को बताता है, क्लास विड्थ। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न। एक वर्ग के अंतर्गत आने वाले अवलोकनों की संख्या क्या कहलाती है? या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग विद इन अ क्लास, उसको क्या कहते हैं? अभी बताए थे फॉलिंग ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं। फॉलिंग नंबर ऑफ फॉलिंग ऑब्जर्वेशंस विद इन अ क्लास क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है या आवृत्ति कहलाती है। विभिन्न व्यक्तिगत मूल्यों को उनकी आवृत्तियों के साथ दर्शाने वाली श्रृंखला क्या कहलाती है? या फिर एक सीरीज जो शो करता है सेट्स सारे अलग अलग वैल्यूज का इंडिविजुअली, उसको क्या कहते हैं? क्या उसे हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं? क्या हम इसे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं? क्या कहते हैं? अब देखिए, पहले हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ के आए थे पिछले प्रश्न में। इसमें क्या था? आप क्लास लिमिट और क्लास इंटरवल दोनों ले रहे थे। ठीक है, ले रहे थे। अच्छा, इसमें क्या अलग अलग वैल्यूज है इंडिविजुअली उनके फ्रीक्वेंसीज के साथ? तो क्या ये कोई ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं, इसमें क्लास इंटरवल भी था, क्लास लिमिट भी था। ऐसा कुछ नहीं, वो कॉन्टिन्यूअस वाले में होता है। वो किस में होता है? कॉन्टिन्यूअस में होता है। तो इस वजह से वो क्या है, इंडिविजुअली जब उसको फ्रीक्वेंसी के साथ लेते हैं तो वो आपका सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है या सरल आवृत्ति वितरण बनता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय क्या है? क्या ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है? क्या एक डिस्क्रीट वेरिएबल है? क्या ये एक एट्रीब्यूट या गुण है? बताइए। अब कितने लोग ये कहेंगे कि एक व्यक्ति साल में हमेशा इनकम कमाता है? ऐसा जरूरी है? कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग नल्ले बेरोजगार बड़े पड़े हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो कितने लोग नल्ले बेरोजगार बड़े पड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब व्यक्ति इनकम कमा रहे हैं। तो जब ये इनकंसिस्टेंट होता है, क्योंकि इनकम किसी का भी कंसिस्टेंट नहीं है। अभी हो सकता है कितने लोग कंसिस्टेंट हो, क्योंकि हो सकता है कंसिस्टेंट हो, माइट भी, लेकिन एक टाइम पे वो भी क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन आदत, नेशनैलिटी, ये सब क्या इनकंसिस्टेंट हो सकता है? उसके ऊपर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? उस व्यक्ति के ऊपर। अब वो नेशनैलिटी चेंज कराना चाहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो छोड़ना चाहता है दारू, उसके ऊपर डिपेंड करता है। या शराब छोड़ना चाहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
लेकिन क्या वो अपना जॉब छोड़ना चाहता है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है और उसके ऊपर भी डिपेंड करता है जो उसको जॉब दे रहा है। दोनों पे डिपेंड करता है, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों पे डिपेंड करता है। लेकिन शराब छोड़ना, नेशनैलिटी चेंज करना, ये बेसिकली केवल एक पार्टिकुलर पर्सन पे पड़ता है जो उसको अडॉप्ट कर रहा है। ठीक है, चाहे वो नेशनैलिटी हो चाहे वो ड्रिंकिंग हैबिट हो। समझ में आ गया? ये चीज है। तो ऐसे में क्या होगा, एनुअल इनकम किसी भी व्यक्ति का क्या होगा, किसी भी व्यक्ति का एनुअल इनकम क्या होगा, वार्षिक आय क्या होगा। वार्षिक आय को पहली बात किस में हम लोग मेजर करते हैं, रुपीज में। अच्छा, रुपीज कोई यूनिट है? बिल्कुल है, करेंसी है हमारी, भारत की करेंसी है। तो बेसिकली एक यूनिट है, और जब यूनिट की बात होती है तो वो किस में आती है, वो किस में आती है, क्या वो कॉन्टिन्यूस में आती है या फिर वो डिस्क्रीट में आती है, बताइए। तो वो आता है आपका कॉन्टिन्यूस में, मैंने अभी बताया था वो किस में आता है, कॉन्टिन्यूस में, यानी कि एक तरह का कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है या सतत चर है, सतत चर है। ठीक है, एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कंफर्म कर लो। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस सही है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने चीज आपको बताया था वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन थोड़े बहुत गलत है, इसलिए देख रहे हैं कि जितने भी वीडियोस हैं ये सब इससे रिलेटेड कुछ कुछ ऑप्शंस गलत हैं, उसको आप एडजस्ट कीजिए। इस वजह से कुछ कंफ्यूजन आ रहे थे, जो कि पहले वीडियो में आया था मेरे। वैसे इसमें भी कुछ कंफ्यूजन हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन गलत है। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल अपने आप में बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन में दिया है बी, लेकिन ऑप्शन बी जो है वो गलत है, ये बिल्कुल गलत है। सही क्या है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। खंडित चर नहीं होगा, खंडित चर नहीं होगा, ठीक है। खंडित चर कैसे ही हो सकता है भाई, आप रुपीज में उसको एक्सप्रेस करते हो, कैसे हो सकता है। और जब आप यूनिट में किसी को एक्सप्रेस करोगे तो वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है या वो सतत चर होता है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रहा है, किसी वर्ग की उच्चतम सीमा क्या होती है। क्या उसकी उच्चतम सीमा समान होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, 0 से 10। इसमें अपर लिमिट दूसरा है 10 से 20, इसमें अपर लिमिट दूसरा है 20 से 30, इसमें अपर लिमिट दूसरा है, सबका अपर लिमिट दूसरा है, दूसरा है। 40 आगे कर दोगे, 50 कर दोगे, सबका अलग अलग होता है, बिल्कुल सबका अलग अलग होता है अपर लिमिट, सबका उच्चतम स्तर अलग अलग होता है, यानी कि भिन्न होता है। एक आवृत्ति वितरण के समावेशी वर्ग अंतराल में या फिर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान प्रत्येक वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा सम्मिलित होती है या एक्सक्लूडेड होती है। ऊपरी सीमा सम्मिलित होती है। ऑप्शंस बहुत गलत गलत ही है। इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, ठीक है, या बोथ ए एंड बी। तो इंक्लूसिव सीरीज में आपका जो अपर क्लास होता है उसको इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि मैंने दिखला रहा हूं कि अपर क्लास था ना, इसको इंक्लूड किया गया, इंक्लूड किया गया। फिर ये अपर क्लास था, इसको इंक्लूड किया गया। लेकिन क्या इस केस में, क्या इस केस में हम लोग लोअर लिमिट को इंक्लूड किए हैं, देखते हैं। आपका इसमें क्या था, लोअर लिमिट, क्या इसको इंक्लूड किए हैं, नहीं, इसको इंक्लूड नहीं किए हैं। ठीक है, इसके आगे से हम लोग बढ़ रहे हैं। तो लोअर लिमिट को इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन अपर लिमिट को इंक्लूड किया जाता है। तो अपर लिमिट इज इंक्लूडेड, या प्रत्येक वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा सम्मिलित होती है, इंक्लूडेड होती है, और अंतराल की निचली सीमा को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, यानी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यवस्थित श्रेणी में आंकड़े कैसे होते हैं, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, दोनों ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दिस। अब ऑर्डर कैसा होता है, ऑर्डर बढ़ते क्रम में भी हो सकता है, ऑर्डर घटते क्रम में भी हो सकता है। ऑर्डर जो है वो घटते क्रम में भी हो सकता है और बढ़ते क्रम में भी हो सकता है, और दोनों में भी हो सकता है। ठीक है,
यानी कि असेंडिंग में भी हो सकता है, डिसेंडिंग में भी हो सकता है। यानी कि ऑप्शन क्या सही होगा, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में। लेकिन क्या कोई ऑर्डर, जैसे मैंने बोला दोनों में हो सकता है, एक ऑर्डर है असेंडिंग में भी हो जाएगा, डिसेंडिंग में भी हो जाएगा। या मीन्स और, या तो डिसेंडिंग या तो असेंडिंग, या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में। इसी वजह से यहाँ पे आइदर दिया है, ठीक है, या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में। या यहाँ पे लिख दीजिएगा, या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन सी। एक व्यक्तिगत श्रेणी में, यानी कि एक इंडिविजुअल सीरीज में, ठीक है, इसमें प्रत्येक भिन्न मूल्य की आवृत्ति क्या होती है, समान होती है, एक होती है, विभिन्न होती है, या दो होती है। सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 1, वैलिड फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी 2। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है इंडिविजुअल सीरीज में, फ्रीक्वेंसी एक होती है। क्या होती है, एक होती है। सबके आने के कितने बार फॉल आउट करता है, हर एक चीज एक बार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, 5, 12, 8 5, 12, 18, 22, 36, 50, के रूप में दिए गए आंकड़े कहलाएंगे, या डाटा गिवन एज 5, 12, 18, 22, 36, 50, 84 विल कॉल्ड एज। क्या कहेंगे इसको हम लोग, क्या कहेंगे इसको हम लोग? क्या हम लोग इसको इंडिविजुअल कहेंगे, डिस्क्रीट कहेंगे, या कॉन्टिन्यूस कहेंगे? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, या कॉन्टिन्यूस, क्या कहेंगे? इंडिविजुअल कहेंगे, डिस्क्रीट कहेंगे ना, कॉन्टिन्यूस कहेंगे? क्यों नहीं, इसको कहेंगे इंडिविजुअल। क्या कहेंगे इसको? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही आंकड़े दिए हैं, इसका फ्रीक्वेंसी भी नहीं दिया है, और ना इसका कोई क्लास इंटरवल दिया है, क्लास विड्थ दिया है, क्लास लिमिट दिया है। तो ये क्या है आपका, बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज है। क्या है? इंडिविजुअल सीरीज, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है कि आंकड़ों के प्रदर्शन की सर्वाधिक सही विधि क्या है? चित्रमय विधि, सारणीय, पाठ्य प्रस्तुतिकरण, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट एक्यूरेट मेड ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन क्या है? आपके लिए बताइए सबसे बेहतर क्या है, बताइए बताइए, आपके लिए सबसे बेहतर क्या होगा? आप कहोगे भाई सबसे बेहतर जो प्रेजेंटेशन होता है ना, वो टेबल से होता है, यानी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो टेबुलेशन से आप इसलिए देखते हो कि इकोनॉमिक्स वगैरह में आप पढ़ोगे ना, मैं ही पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स आप देखोगे तो अधिकतर जो चीजें होती हैं मैं टेबुलर या टेबुलर फॉर्म में ही बताऊंगा, ये बताता हूँ। ठीक है, तो टेबुलेशन बेस्ट तरीका होता है किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने का। अगला प्रश्न, विस्तृत विवरण को निम्न द्वारा दर्शाया जाता है: चार्ट, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, हाँ सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, दोनों ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। तो डिटेल्स हम लोग कैसे शो करेंगे? चार्ट से। डिटेल्स हम लोग टेबल से या टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से हम लोग शो करते हैं, या किसी भी चीज का विस्तृत विवरण हम लोग सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण के द्वारा करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 4। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, सारे एमसीक्यू एक बार फिर से देख लीजिएगा अच्छे से, और जो भी चीजें मैंने बताई उन चीजों को नोट भी कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ गलती हुई है, जहाँ जहाँ सही चीजें हैं, वो सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। ये सब आपने नोट किया ही होगा, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वाला किसमें ऑप्शन गलत था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे दिया है बट है ए। ठीक है, तो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी क्वेरीज होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं, या फिर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स नेशन, एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।